हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किनका है? ऑप्शंस दे रखे हैं, गेट्स, कॉल्विन, सीई स्किनर या प्रेसी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अधिगम की एक परिभाषा दे रखी है और हमसे ये पूछा है कि इन चारों में से ये किसकी है। तो यहाँ पे ये जो आपको दी हुई है ये है आपकी ऑप्शन नंबर 1। गेट्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, या जब वह बोलना शुरू करता है, या जब वह घर से बाहर निकलता है, या फिर अपने जन्म से ही। तो बात क्या हुई? बात हुई कि बालक का सीखना कब आरंभ होता है। तो हम सब जानते हैं कि सीखना जो है वो कब शुरू हो जाता है, ये अपने जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बालक जो है अपने बर्थ से ही क्या करता है, सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। ऑप्शंस हैं अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास। तो बात हुई आपकी क्षमता के विकास की, तो क्षमता का जो विकास है उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका कौशल विकास, मीन्स स्किल डेवलपमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ऑप्शंस दे रखे हैं, पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। तो यहाँ पे जो अपना मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान जो है वो पूरी तरह से किस पे फोकस्ड है? हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? बच्चे की स्टडी करेंगे, बच्चे के विकास की, बच्चे की आप बोले बौद्धिक विकास की, शारीरिक विकास की, हर तरह से ये जो है ये किस पे फोकस्ड है? टोटली चाइल्ड पे फोकस्ड है। तो इसने जो शिक्षा है उसमें भी जो काम किया है वो क्या किया है कि इसने शिक्षा को ऑप्शन नंबर 3 आपका बाल केंद्रित बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें पूछा कि अधिगम प्रतिफल जो होता है, मीन्स लर्निंग आउटकम जो है वो इन चारों में से क्या होगा, इसका मीनिंग क्या है। तो हाँ, ये हमने पढ़ा था अधिगम की परिभाषा में कि अधिगम क्या होता है कि आपके व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? अधिगम बोल देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये क्या है? लर्निंग आउटकम है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शंस दे रखे हैं, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्याएं या संवेगात्मक समस्याएं। तो यहाँ पे आप बात देखिए, हमें किसके बारे में बोला है कि किशोरावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शंस के हिसाब से चलें, शारीरिक परिवर्तन, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। बात करें अस्थिरता की समस्याएं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो किशोरावस्था होती है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती, उसमें तरह तरह की स्टेबिलिटी आएंगी आपके। तो ये अस्थिरता की समस्या है, बिल्कुल है। बात करें संवेगात्मक समस्याएं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इमोशनल जो होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं बच्चे जब वो किशोरावस्था से गुजरते हैं। और स्टेनली हॉल ने तो कहा ही है अपनी परिभाषा में कि किशोरावस्था क्या है? संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो इसमें स्टेबिलिटी की तो कहीं बात ही नहीं आती। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यवहार में जो स्थिरता है ये किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। तो पहले तो आप यहाँ ये जान लीजिए कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ होती क्या हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ वो विधियाँ हैं जिनके अंदर क्या होगा कि जिसके ऊपर ये विधि लागू की जा रही है, मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि ये किस तरह के प्रयोग हैं कि जिस पे ये प्रयोग हो रहा है और जो प्रयोग ले रहा है, कर रहा है, दोनों की ही मनोदशाएं जो होंगी वो क्या करेंगी? इस विधि को प्रभावित नहीं करेंगी, इसका जो रिजल्ट होगा उसको प्रभावित नहीं करेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए, चारों में से जो आपकी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है वो है आपकी ऑप्शन नंबर
3 आपका कि आत्मनिरीक्षण विधि जो होती है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। उसके अलावा जो 3 विधियां हैं, प्रयोगात्मक, उपचारात्मक और निरीक्षण, तीनों ही क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस में मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है। यहाँ पे हमें क्या किया गया है कि एक साइड इंस्टिंक्ट दिया है, एक साइड इमोशन दिया है और बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि पलायन भय के साथ, संवेदना आश्चर्य, युद्ध प्रियता क्रोध और अप्रियता घृणा। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। तो देखिए, जो भय होता है, भय की वजह से पलायन, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। बात करें अप्रियता और घृणा की, तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो चीज़ हमें प्रिय नहीं होती हमें उसके प्रति घृणा होगी। एक है युद्ध प्रियता और क्रोध, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपका यहाँ लिखा है कि संवेदना और आश्चर्य मीन्स अपील और वंडर, तो ये जो है ये रॉन्ग मैच्ड है, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा कि इसमें क्या है, इमोशन और इंस्टिंक्ट का करेक्टली मैच नहीं हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इमोशन विच जनरली गिव्स हैप्पीनेस इज, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा संवेग है जो सामान्यतः क्या देगा, सुख देगा हमें। तो ऑप्शंस दे रखे हैं करुणा, एकाकीपन, भूख या आत्माभिमान। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है चारों में से जो हमें क्या देगा, हमें सामान्यतः सुख देता ही है। तो वो अपना है आत्माभिमान, क्योंकि क्या होगा, ये हमारे जो संवेग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। मीन्स आपको इसको क्या बोलेंगे, एक होते हैं सकारात्मक, एक होते हैं नकारात्मक। तो जितने भी पॉजिटिव जो होंगे वो सारे हमें क्या देंगे, जनरली सुख देंगे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये क्या देगा, आपको सुख देगा। उसके अलावा तीनों जो ऑप्शन है आप देखिए, डिस्ट्रेस, तो क्या चिंता जो चीज़ होती है वो हमें सुख देती है, नहीं देती। लोनलीनेस मीन्स अकेलापन, तो अकेलेपन से भी कोई सुखी नहीं रहता। बात करें हंगर की, तो भूखा इंसान कभी सुखी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं आदर, निवास स्थान, पशु या क्रोध। अब आप क्वेश्चन को ढंग से देखिए, हमें क्या बोला, अमूर्त स्थायी भाव, मतलब कि आपका एब्स्ट्रैक्ट सेंटिमेंट कौन सा है। तो बात करें निवास स्थान की, तो निवास स्थान तो आपका मूर्त है, उसमें अमूर्त तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट होगा। बात करें पशु की, तो पशु भी क्या है, मूर्त है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचे क्या आपके 2, एक तो आदर और एक आपका क्रोध। तो इन दोनों में से हमें ये डिसाइड करना है कि अमूर्त स्थायी भाव कौन सा है। तो देखिए, क्रोध जो होता है अमूर्त जरूर है लेकिन ये स्थायी नहीं है। क्रोध जो होता है वो कुछ क्षणों के लिए होता है। और बात करें वहीं पे आप आदर की, तो जो आदर है, आप किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हो, तो वो क्या है, वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा है, चरित्र का हिस्सा है, आपके संस्कारों का वो हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ क्षणों के लिए होगा। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अमूर्त स्थायी भाव है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। ऑप्शंस हैं, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमें क्या बोला कि जो विकास है, विकास के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट आपको बोला है कि जन्म से मृत्यु तक विकास आपका जारी रहता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपके बर्थ से लेकर डेथ तक क्या होगा, डेवलपमेंट चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट आप देखिए, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अगर आप इसे विकास बोल रहे हैं तो वृद्धि क्या है, इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, तो वृद्धि विकास का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की बात हम करें कि परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो क्या ऐसा है कि जो डेवलपमेंटल हमारे चेंजेस होते हैं विकास के, उनको हम देख और माप सकते हैं क्या। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप उसके किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करेंगे कि जैसे विकास में हमने लिया शारीरिक विकास, तो हाँ उसको आप देख सकते हो कि किसी हद तक आप उसको मेजर भी कर सकते हो, जैसे किसी की हाइट है, किसी का वेट है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट को होल देखें कि उसमें आपका बौद्धिक विकास भी आता है, नैतिक विकास भी आता है, शारीरिक विकास भी आता है, हर एक चीज़ की हम जब बात करेंगे तो क्या आप पूरे विकास के हर एक जो उसकी जो टर्म निकल रही है, उसका जो फील्ड निकल रहा है, जो उसके पार्ट निकल रहे हैं, उनको क्या आप सभी को देख सकते हैं और क्या सभी को माप सकते हैं। तो ऐसा अपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये वाला जो कथन है आपका वो विकास के बारे में सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनले हॉर्न के अनुसार ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। या किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन है। तो ये बात मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में भी बताई थी। हमें यहाँ पूछा है कि स्टेनले हॉल जो थे उन्होंने किशोरावस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन कहा है। तो स्टेनले हॉल जो आपके थे उन्होंने ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका, ये बिल्कुल सही है कि उनके अकॉर्डिंग क्या कहना था कि एडोलसेंस जो पीरियड है वो क्या है, ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और स्टॉर्म एंड स्ट्राइक, इनका पीरियड है कि क्या होगा, संघर्ष होगा, तनाव होगा, तूफान होगा और क्या होगा, विरोध होगा। तो इसकी ये अवस्था है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व या तीव्र समायोजन। तो यहाँ पे देखिए किशोरावस्था के लिए हमसे पूछा है, तो क्या किशोरावस्था में शारीरिक विकास होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मानसिक विकास की भी आप बात करेंगे तो वो तो हर अवस्था में ही होता है, तो इसमें भी होगा ही। बात करें समूह का महत्व, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में जब वो प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल्स बनाना पसंद करता है, अपने आप को समूह में रखता है, तो उसके लिए समूह का काफ़ी महत्व होता है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर 4, हमें बोला है तीव्र समायोजन मीन्स फास्ट एडजस्टमेंट। तो क्या ऐसा होता है कि किशोरावस्था में वो तीव्र समायोजन कर लेगा? ऐसा तो है ही नहीं। उसकी जो सोच है वो समाज के साथ तो मिल ही नहीं पाती। ये तो विरोधाभासी स्थिति है। अभी हमने पढ़ा कि स्टेनले हॉल ने क्या कहा, तनाव, संघर्ष, तूफान और किसकी, विरोध की अवस्था है किशोरावस्था। तो वहाँ पे तीव्र समायोजन तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्या है, तीव्र समायोजन जो है वो आपके किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शंस दे रखे हैं, सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, या सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें बोला कि जो लर्निंग है उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। तो सीखना कुछ नया करना है, तो हाँ बिल्कुल कुछ नया करना ही सीखना है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हम बोलते भी हैं कि एक्विजिशन ऑफ, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस, तो ये बिल्कुल ठीक है। बात करें सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। कभी भी हम कुछ सीखते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो लर्निंग होती है उसके लिए सबसे पहले कहा ही ये जाता है कि तत्परता का आपका नियम होना चाहिए, आप अभिप्रेरित होने चाहिए। तो अगर आप तत्पर हो और अभिप्रेरित हो मीन्स आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, लेकिन अगर उद्देश्य ही नहीं है तो आप किसी चीज़ को सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, सीखने के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो यहाँ हमें एक सेंटेंस दिया कि पुरुष और महिलाएं जो होती है उनकी भूमिकाओं का निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चला, तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चला कि जो लैंगिकता है, लैंगिकता मीन्स आपका होता है जेंडर। तो जो जेंडर है वो क्या है, वो आपका एक सामाजिक अवतरण है। क्योंकि देखें तो आनुवांशिक, तो जो जेंडर है वो आनुवांशिक नहीं है। आपका जो आनुवांशिक है वो है आपका सेक्स, कि आप मेल हो या फीमेल हो। लेकिन जो भूमिकाएं होती हैं कि मेल लोग यही काम करेंगे, फीमेल होंगी तो वो यही काम करेंगी, वो हमको आनुवांशिक नहीं मिली, हेरिडिटी में नहीं मिली। वो किसने बनाई, वो समाज ने निर्धारित की है कि जो लड़का होगा तो उसके रोल्स यही होंगे, लड़की होगी तो उसके रोल्स यही होंगे। जो जेंडर रोल्स होते हैं वो हमें सोसाइटी से मिलते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।